गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश कुमार अग्रवाल फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूँ। आज मैं आपको आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी का चैप्टर 14 पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर 14 को मैं पूरा कवर करूँगा। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इस लेसन में से 3 क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक नंबर के। ठीक है, तो मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं रोज़ आपके सामने नए नए वीडियो लेके आने वाला हूँ। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक डेली आपके सामने एसएसटी का वीडियो आएगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को डिफाइन करना है। ठीक, देखिए, नेशनल इनकम रेफर टू द सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय अ कंट्री। नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ द इनकम, आय का योग है जो एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के द्वारा अर्न की जाती है। ठीक है, तो लर्न कर लीजिए कि नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय अ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय अ कंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अब देखिए इधर, फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। नेशनल इनकम के साथ साथ में एक टर्म और आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम दोनों एक ही हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला भी दिया है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब आपको जानना ज़रूरी है कि पर कैपिटा इनकम है क्या। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन thus obtained इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। फिर से बोल रहा हूँ मैं कि व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन thus obtained इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। ये इसकी सरल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन जो बनाई गई है बुक के अंदर, ये डेफिनेशन नहीं है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और फाइनेंशियल ईयर, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने अभी क्लियर कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है आपके सामने कि नेशनल इनकम जो है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया। ठीक है, हु कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किसने किया? तो किसने किया? वो थे दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। कब किया? 1868 में। कब किया? 1868 में। ठीक है, ये थे दादा भाई नेरोजी। चलिए आगे देखते हैं। डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स and services in a financial year of the country is known as gross domestic product। ठीक है,
देखिए, द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में, ऑफ द कंट्री, देश के, इज नोन एज जीडीपी, कि देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, द सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से पढ़िए एक बार। द सम टोटल monetary value of all the final goods and services in a financial year of the country is known as gross domestic product, GDP। अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स अभी आगे डेफिनेशन आएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल गुड्स वे गुड्स हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज वे हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में रीप्रोसेस नहीं किया जा सकता है। Final goods and services are those which cannot be reprocessed in a production process। लर्न कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लिखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज विच कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड, विच कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनको रीप्रोसेस नहीं किया जा सकता है वे फाइनल गुड्स और सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे चीनी से मिठाई बन गई, ठीक है, शुगर से स्वीट बन गई, तो अब स्वीट से क्या आप वापस शुगर बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। मिठाई से वापस चीनी नहीं बना सकते, इसलिए मिठाई क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है, आटे से बिस्किट बन गया, ठीक है, तो बिस्किट से आप वापस आटा नहीं बना सकते, इसका मतलब बिस्किट क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स वे गुड्स होती हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में रीप्रोसेस नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म्ड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम कमेटी कब बनी थी? तो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में। नेशनल इनकम कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1949 इन द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में क्या बनी थी? नेशनल इनकम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु परफॉर्म द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एट प्रेजेंट इन इंडिया, वर्तमान में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिखा है इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ठीक है, और सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किसने किया? किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। कब किया? 1868 में। चलिए नेक्स्ट। इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स हैज इकोनॉमी बीन क्लासिफाइड, राइट देयर नेम्स, कि इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में क्लासीफाई किया गया है? इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में क्लासीफाई किया गया है। इकोनॉमी हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, नेम देम, उनके नाम क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इकोनॉमी हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर में बांटा गया है। कौन कौन सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए इसमें हमने लिखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, PS, SS, TS। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? आपसे पूछेगा नेम सम एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री,
फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। लर्न कर लीजिए, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये सब किस में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, इसके साथ में इंडस्ट्री और आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री। टर्शरी सेक्टर में कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, ट्रेड, ये सब इसमें आएंगे। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और ट्रेड, ये किस में आएंगे? टर्शरी सेक्टर में। चलिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा? फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, डेयरी। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री। टर्शरी सेक्टर में कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, ट्रेड एट्सेट्रा। ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर को का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहा जाता है, कृषि और सहायक क्षेत्र। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहा जाता है किसको? प्राइमरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है और टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर। प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 सर्विसेज इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। मैंने भी बताया एक्टिविटीज या सर्विसेज बात एक ही है। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर की 3 सर्विसेज के नाम बताने हैं, अभी बताए हैं मैंने आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग बतानी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड अलोंग विद दिस फेवरेबल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बढ़ने के साथ साथ जब फेवरेबल चेंजेस आते हैं किसमें? इकोनॉमी में, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड अलोंग विद फेवरेबल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप लर्न करेंगे। राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बुक का नाम देख के ऑथर का नाम भी पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ ऑथर ऑफ बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया। बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑथर हैं, राइटर हैं एम विश्वेश्वरैया। देखिए नेक्स्ट है, विच 5-year प्लान वाज एंडेड 1 year prior ऑफ इट्स पीरियड। कौन सा 5-year प्लान उसके पीरियड से 1 साल पहले ही खत्म हो गया था? तो वो कौन सा था? 5th 5-year प्लान। ठीक है, 5-year प्लान जो नंबर 5 था, 5वां, वो अपने जो पीरियड था उससे 1 साल पहले ही क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अब देखिए कुछ 5-year प्लान्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इधर। टोटल 12 5-year प्लान्स बनाए गए थे, जिसमें फर्स्ट 5-year प्लान बना था 1951 टू 1956। कब से कब तक? फर्स्ट 1951 टू 1956, ये था फर्स्ट 5-year प्लान। लास्ट 5-year प्लान यानी कि 12th 5-year प्लान कौन सा था? 12th था लास्ट। ये कब था? 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 12 5-year प्लान थे। फर्स्ट था 1951 टू 1956 और 12th लास्ट था 2012 टू 2017। ये 5-year प्लान्स बनाता कौन था? ये बनाता था प्लानिंग कमीशन। कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5-year प्लान्स बनाता था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन खुद कब बना था? वो बना था 1950 में। देखिए ये 3 years आपको लर्न कर लेने।
1950, 1951, 1952। 1950 में क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड। कब बना प्लानिंग कमीशन? 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनॉग्रेटेड। 1952 में एनडीसी फॉर्म्ड, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। तो प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में बना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनॉग्रेट किया गया 1951 में, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी बना 1952 में। ठीक है, तो ये सब आपको लर्न कर लेना है। प्लानिंग कमीशन ही 5 ईयर प्लान्स को बनाने का काम करता था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनॉग्रेट हुआ 1951 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना 1952 में। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर वो ही थे। ठीक है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? देखिए, प्लानिंग कमीशन की जगह ही नीति आयोग को बनाया गया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में बना था। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का एंड कब हुआ? व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एंडेड? तो प्लानिंग कमीशन का एंड हुआ 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। और इसी दिन एक नया आयोग बन गया जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड? 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसी दिन प्लानिंग कमीशन का एंड हो गया और इसी दिन नीति आयोग बन गया। अब देखिए, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति बना है NITI से। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है फुल फॉर्म किसकी? नीति आयोग की। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको बुक में कहीं देखने को दिखाई नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, बुक में नहीं मिलेगी। सॉरी। देखिए, अब प्लानिंग कमीशन में भी चेयरमैन होता था, और चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग में भी चेयरमैन होता है, और चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। फर्स्ट चेयरमैन भी नरेंद्र मोदी हैं, और प्रेजेंट चेयरमैन भी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फर्स्ट चेयरमैन भी कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, चेयरमैन के अलावा इसमें एक वाइस चेयरमैन होता है। तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन तो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। लेकिन फिलहाल जो वाइस चेयरमैन है, प्रेजेंट वाइस चेयरमैन, वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, फर्स्ट CEO कौन थे नीति आयोग के? अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत। और प्रेजेंट में भी अमिताभ कांत ही हैं। तो चेयरमैन फर्स्ट नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन फर्स्ट अरविंद पनगड़िया, CEO फर्स्ट अमिताभ कांत। ठीक है, प्रेजेंट चेयरमैन नरेंद्र मोदी, प्रेजेंट वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, और प्रेजेंट CEO अमिताभ कांत। ठीक है, ये है नीति आयोग। नीति आयोग में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नीति आयोग कौन कौन से हैं? एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। आपसे पूछा जाएगा नेम 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नीति आयोग, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 2 हैं, एक है टीम इंडिया हब और एक है
नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए फिर से प्रश्न आया है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड व्हेन। ठीक, तो 1868 दादा भाई नेरोजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राइट द नेम्स ऑफ 3 स्कॉलर्स हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले 3 स्कॉलर्स, 3 विद्वान कौन कौन थे, इनके नाम आपको लर्न कर लेने हैं। डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, ठीक है, और फिंडले सिराज। ये 3 नेम्स आपको लर्न करने हैं। ये 3 स्कॉलर्स हैं जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले। कौन कौन हैं? फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई। फिर से लर्न कर लीजिए, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ फाइनल गुड्स और सर्विस, ये मैंने बता दिया है आपको। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, ये भी बता दिया है आपको। व्हाट इज़ प्रोडक्शन, ये देखिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन। हाँ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन, कि मूल्य और उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन। 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। पहले मैंने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया था, अब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बताने जा रहा हूँ। ग्रॉस इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, कि एक देश की सीमाओं के अंदर अर्जित आय, प्राप्त आय, ग्रॉस इनकम ऑब्टेन्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस इनकम ऑब्टेन्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। लर्न कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी। ये पहले आ चुका है, PC महालनोबिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर कहा जाता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं वो भी बताया था मैंने आपको। अभी इसमें पूछ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर कहते किसको हैं, किस उसका मीनिंग क्या है। देखिए, दोज एक्टिविटीज इन विच प्रोडक्शन इज डन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन डायरेक्ट फॉर्म और नोन एज प्राइमरी सेक्टर और एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक, दोज एक्टिविटीज वे क्रियाएं इन विच जिसमें प्रोडक्शन इज डन उत्पादन किया जाता है बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, इन डायरेक्ट फॉर्म सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, दोज एक्टिविटीज इन विच प्रोडक्शन इज डन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन डायरेक्ट फॉर्म आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज टर्शरी सेक्टर नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है। दीज एक्टिविटीज क्रिएट सर्विस इंस्टीड ऑफ गुड्स। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, क्रिएट्स सर्विस, सर्विसों सेवाओं का सृजन होता है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्रिएट्स सर्विसेज इंस्टीड ऑफ गुड्स, वस्तुओं की जगह सेवाओं का सृजन होता है, इस कारण से सर्विस सेक्टर कहा जाता है। टर्शरी सेक्टर क्रिएट्स सर्विसेज इंस्टीड ऑफ गुड्स, ड्यू टू दिस रीजन टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है, वाई इज पर कैपिटा इनकम। 16 क्वेश्चन है, वाई इज पर कैपिटा इनकम मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की तुलना में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, नेशनल इनकम की तुलना में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों। नेशनल इनकम डज नॉट डेपिक्ट द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन वाइल पर कैपिटा इनकम डेपिक्ट दिस, देयरफॉर पर कैपिटा इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम
क्या नेशनल इनकम जो है ना वो एक उस व्यक्ति की औसत आय को नहीं दर्शाती है या औसत व्यक्ति की आय को नहीं दर्शाती है। ठीक है, नेशनल इनकम डज नॉट डेपिक्ट द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन। ठीक है, एक एवरेज पर्सन की इनकम को डेपिक्ट नहीं करती है। इसको डेपिक्ट कौन करता है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसलिए पर कैपिटा इनकम क्या है? मोर अप्रोप्रिएट है, मोर यूजफुल है। किससे? नेशनल इनकम से। चलिए लर्न कर लीजिए एक बार। नेशनल इनकम डज नॉट डेपिक्ट द इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन वाइल पर कैपिटा इनकम डेपिक्ट दिस। देयरफॉर, इस कारण से पर कैपिटा इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। इसी कारण से पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल इनकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी नहीं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आप लोग इसको एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए। आपको देखते देखते ही लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ नेशन अलोंग विद पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? समय बीतने के साथ एक देश के वास्तविक उत्पादन और आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन, उसमें वृद्धि, और जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, उसमें वृद्धि को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ नेशन अलोंग विद पासेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को ही सक्सेसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। कंटिन्यूअस की जगह सक्सेसिव भी आ सकता है, सस्टेनेबल भी आ सकता है। ठीक है, सतत विकास बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज़ डन वाइल रिटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ये आर्थिक विकास जो प्राकृतिक संसाधनों को लगातार रिटेन करने से प्राप्त होता है, या आर्थिक विकास जो संसाधनों को लगातार रिटेन करके प्राप्त किया जाता है, उसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सक्सेसिव डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज डन वाइल रिटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज नोन एज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज असिमिलेटेड डेवलपमेंट? असिमिलेटेड डेवलपमेंट क्या है? ठीक है, असिमिलेटेड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि समाज में रह रहे सभी लोगों को क्या करना? डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाना, मुख्य धारा में लाना। असिमिलेटेड डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। समायोजित विकास बोलते हैं इसको, समग्र विकास। इसका मतलब ये है कि जो समाज के लोग हैं उन सबको डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना। आगे है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास का क्या अर्थ है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो टर्म है इसको हमें दिया किसने? ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। ठीक है, क्या नाम है? महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ही ये टर्म दिया है। इस टर्म का नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रश्न आएगा आपके, हु गेव द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट? का आंसर होगा महबूब उल हक, द इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इनके साथ में एक भारत के इकोनॉमिस्ट भी थे जिनका नाम है अमर्त्य सेन, लेकिन इन्हीं का नाम आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पूछे तो आपको इन्हीं का नाम बताना है, महबूब उल हक, पाकिस्तान। ठीक है,
अब ये आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? क्वालिटिव changes taking place in condition of health of people residing in a region are depicted in the form of human development। ठीक है, कि एक देश में रह रहे लोगों के जीवन में क्वालिटिव चेंजेस को डेपिक्ट करना क्या कहलाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। क्वालिटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑफ पीपल residing in a region are depicted in the form of human development। क्वालिटिव चेंजेस गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं किसमें? एक क्षेत्र में रह रहे लोगों में, उनको डेपिक्ट करना, उनको दिखाना, दर्शाना ही क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल? नेशनल लेवल पर कंटिन्यूअस प्लानिंग की टेक्निक को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था सोवियत यूनियन। कौन था? आंसर क्या है इसका? सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाउ मेनी 5-year प्लान्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द कंट्री अप टिल नाउ? अब तक कितने 5-year प्लान बने हैं? मैंने बता दिया आपको 12 बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान क्या है? इसको आप लोग ध्यान से देखिए। व्हाट इज रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान क्या है? देखिए, इन दिस अ करंट प्लान इज अपडेटेड एंड एडिटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। रोलिंग प्लान क्या है? रोलिंग प्लान में करंट प्लान को अपडेट और एडिट किया जाता है फिक्स टाइम पीरियड के बाद। इन दिस करंट प्लान इज अपडेटेड एंड एडिटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको। अब इसमें पूछा है नीति आयोग का कार्य। फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग क्या करता है? प्रिपेयर, तैयार करता है या फॉर्म्स बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है, क्या बनाता है? स्ट्रेटेजी बनाता है, रणनीति बनाता है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है। किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए। नीति आयोग फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। कौन? नीति आयोग। नेक्स्ट है विच आर द 2 पॉइंट्स इन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की स्थापना में 2 मुख्य बिंदु क्या हैं? 2 मुख्य बिंदु वही है जो मैंने बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले। टीम इंडिया हब और एजुकेशन एंड इनोवेशन हब। ठीक है, तो ये आज आपका पूरा चैप्टर हो गया है 14। इसको आप लोग एक बार नोटबुक में नोट डाउन करिए या फिर मेरे साथ इस वीडियो को देखते जाइए और 2-3 बार इनको रिपीट करते जाइए। ये पूरा चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं डेली आपको वीडियो देने वाला हूँ, आपके एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। थैंक यू।